नमस्कार और हमारी आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करने वाले हैं जिसने मेडिकल जांच खासकर कैंसर का पता लगाने के तरीके को आप कह सकती हैं पूरी तरह बदल दिया है। पैप स्टेनिंग। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, इसका नाम इसके आविष्कारक जॉर्ज एन पेपनिकलाओ के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1942 में विकसित किया था। बिल्कुल, तो ये वो तकनीक है जो अदृश्य कोशिकाओं को देखने लायक बनाती है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे। सही कहा, ताकि उनके अंदर की कहानी पढ़ी जा सके, उनकी सेहत का पता लगाया जा सके। तो आज हम इसी पैप स्टेनिंग की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये क्या है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और ये कैसे काम करती है। हमारी ये बातचीत कुछ शैक्षिक स्रोतों पर आधारित है, जैसे MLT एजुकेशन पॉइंट के नोट्स, जो इस पूरी प्रक्रिया की काफी अच्छी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैप स्टेनिंग्स है क्या आखिर? देखिए, पैप स्टेनिंग असल में कोशिकाओं को रंगने का एक बहुत ही खास तरीका है। आप ऐसे समझिए जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग भर रहे हो, ताकि हर चीज साफ साफ अलग नजर आए। इसमें कई तरह के रंगों का मतलब डाइज का इस्तेमाल होता है। हाँ, कई रंग, इसीलिए इसे बहुरंगी या पॉलीक्रोमैटिक तकनीक भी कहते हैं। और आपने ठीक कहा, ये भरोसेमंद भी है, इसके रंग आसानी से मिल जाते हैं। इसका मुख्य काम तो यही हुआ कि जो एक्सफोलिएटेड कोशिकाएं हैं, एक्सफोलिएटेड कोशिकाएं यानी वो कोशिकाएं जो शरीर से अपने आप झड़ती हैं या सैंपल के तौर पर निकाली जाती हैं। हाँ, तो उनके अंदर के हिस्सों को मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को उजागर करना। बिल्कुल, और इसका मकसद बहुत सीधा है। कोशिका के दो मुख्य भाग, केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो उसका कंट्रोल सेंटर है, और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो बाकी का हिस्सा है, उनमें साफ साफ अंतर दिखाना। जब ये अलग अलग रंगों में रंग जाते हैं तो कोई भी गड़बड़ी, जैसे कैंसर वाली कोशिकाओं में होने वाले बदलाव, वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई रंगने की बात, लेकिन अक्सर हम पैप स्मीयर शब्द सुनते हैं। क्या ये पैप स्टेनिंग ही है या कुछ अलग है? हाँ, ये कंफ्यूजन काफी आम है। पैप स्मीयर असल में वो प्रक्रिया है जिससे कोशिकाएं इकट्ठा की जाती हैं, खासकर गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स से। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए। अच्छा, तो मतलब पैप स्मीयर हुआ सैंपल कलेक्शन का तरीका। हाँ, और पैप स्टेनिंग हुई उस सैंपल की लैब में रंगाई की प्रक्रिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पैप स्मीयर क्लिनिक या डॉक्टर के ऑफिस में होता है। इसमें एक स्पेक्यूलम नाम का उपकरण होता है, उसकी मदद से सर्विक्स को देखा जाता है। फिर एक छोटे ब्रश या रुई के फाहे से वहां की सतह से कोशिकाएं हल्के से खुरच कर ली जाती हैं। और फिर उन कोशिकाओं का क्या होता है, मतलब लैब तक कैसे पहुंचती हैं? उन कोशिकाओं को फौरन एक कांच की स्लाइड पर फैला दिया जाता है। इसे ही स्मीयर बनाना कहते हैं। फिर ये स्लाइड लैब भेजी जाती है। लैब में होते हैं साइटोटेक्नोलॉजिस्ट्स। साइटोटेक्नोलॉजिस्ट? हाँ, वो प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जो इन कोशिकाओं पर पैप स्टेनिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी उन्हें रंगते हैं। फिर माइक्रोस्कोप से जांच होती है। अगर उन्हें कुछ असामान्य लगता है तो फिर पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो अंतिम राय देते हैं। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी थी कि एक स्लाइड पर 50,000 से लेकर 3 लाख तक कोशिकाएं हो सकती हैं। हाँ, और इतनी सारी कोशिकाओं की जांच से ही सटीकता बढ़ती है। अगर ये पूरी प्रक्रिया ठीक से की जाए तो ये ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर का पता बहुत शुरुआती स्टेज में ही लगा सकती है, और तब इलाज सबसे ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, तो सबसे आम इस्तेमाल तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये जो रंग है, ये असल में पैथोलॉजिस्ट की मदद कैसे करते हैं? मतलब वो देखते क्या हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, रंग हिस्सों को अलग करते हैं। पैप स्टेनिंग से कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस आमतौर पर नीला या बैंगनी दिखता है, और जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, वो गुलाबी, हरे या नीले रंग के अलग अलग शेड्स में दिखता है। अच्छा। अब कैंसर या कैंसर से पहले की अवस्था में कोशिकाओं में कुछ खास बदलाव आते हैं, जैसे उनका केंद्रक असामान्य रूप से बड़ा हो सकता है, उसका आकार बिगड़ सकता है, या उसका रंग बहुत गहरा नीला हो जाता है। साइटोप्लाज्म का रंग और उसकी बनावट भी बदल सकती है। तो ये रंग पैथोलॉजिस्ट को इन्हीं बदलावों को पहचानने में मदद करते हैं, जैसे कोई कोड हो जिसे वो पढ़ते हैं। क्या इसके और भी फायदे हैं, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, सर्वाइकल कैंसर के अलावा? जरूर। ये गर्भाशय ग्रीवा या योनि में होने वाले संक्रमण, जैसे फंगल इन्फेक्शन या हर्पीज जैसे वायरल इन्फेक्शन, इनका पता लगाने में भी मदद कर सकता है।
कभी कभी सूजन या किसी खास इन्फेक्शन के कारण कोशिकाओं में जो बदलाव आते हैं वो भी स्टेनिंग से दिख जाते हैं। और आपने एंडोमेट्रियल कैंसर का जिक्र किया था, क्या गर्भाशय के अंदरूनी कैंसर के बारे में भी ये कुछ संकेत दे सकता है? हाँ, कभी कभी। देखिए, पैप स्मीयर तो मुख्य रूप से सर्विक्स के लिए है, पर अगर गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां से कोई असामान्य कोशिका झड़कर सर्विक्स तक आ गई हो तो वो स्मीयर में पकड़ी जा सकती है। ये एंडोमेट्रियल कैंसर का एक शुरुआती सुराख हो सकता है, खासकर मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में। हालांकि ये उतना आम नहीं है जितना सर्वाइकल कैंसर का पता लगना। और इलाज के असर को देखने में भी? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का इलाज चल रहा है तो समय समय पर पैप टेस्ट करके देखा जा सकता है कि कोशिकाएं सामान्य हो रही हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आपने कही थी कि ये सिर्फ स्त्री रोग संबंधी जांचों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। शुरुआत भले ही गायनेकोलॉजी से हुई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहीं होता है, लेकिन पैप स्टेनिंग का जो सिद्धांत है वो शरीर के दूसरे हिस्सों से लिए गए कोशिका नमूनों के लिए भी उतना ही कारगर है। सच में? जैसे कि कहाँ इस्तेमाल होता है? और जैसे फेफड़ों से निकले बलगम की जांच, जिसे स्प्यूटम साइटोलॉजी कहते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी से फेफड़ों के अंदर से सैंपल लिया गया हो, उसमें कैंसर कोशिकाओं या दूसरी असामान्यताओं को देखने के लिए पैप स्टेनिंग का इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसी तरह पेशाब के सैंपल से मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की कोशिकाओं की जांच में, या पेट और आंतों से एंडोस्कोपी के दौरान लिए गए नमूनों की जांच में भी ये उपयोगी है। फंडा वही है, कोशिकाओं को रंगो और असामान्यताएं ढूंढो। वाह, मतलब ये एक तरह का यूनिवर्सल कलर कोडिंग सिस्टम जैसा हो गया कोशिकाओं की दुनिया को समझने के लिए। ये तो वाकई में एक बहुत ही बहुमुखी वर्सेटाइल नैदानिक उपकरण है। बिल्कुल, जहां से भी शरीर से कोशिकाएं निकालकर स्लाइड पर डाली जा सकती हैं, सैद्धांतिक रूप से वहां पैप स्टेनिंग उनकी जांच में मदद कर सकती है। तो अब हम समझ गए हैं कि ये क्यों जरूरी है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिसके बारे में उत्सुकता रहती है। ये रंगाई असल में होती कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। आपने बताया कि स्मीयर बनने के बाद स्लाइड लैब जाती है। वहां सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है फिक्सेशन। फिक्सेशन? हाँ, फिक्सेशन। जैसे ही कोशिकाएं स्लाइड पर आती हैं, उन्हें तुरंत फिक्स करना होता है, मतलब संरक्षित करना होता है। अच्छा, संरक्षित करना। ये क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, अगर आप ताजे फूल को तोड़कर ऐसे ही रख दें तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, उसका आकार, रंग सब बदल जाएगा। कोशिकाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। हवा में वो जल्दी खराब होने लगती हैं, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। फिक्सेशन उन्हें उनकी असली जीवित जैसी हालत में लॉक कर देता है। लॉक कर देता है, हाँ, ताकि जब हम उन्हें बाद में रंगें और माइक्रोस्कोप में देखें तो वो वैसी ही दिखें जैसी शरीर में थी। इसके लिए आमतौर पर स्लाइड को 95% इथेनॉल, जो एक तरह का अल्कोहल है, उसमें करीब 15 मिनट डुबोते हैं, या फिर एक खास फिक्सेटिव स्प्रे आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये ना करे तो कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, उनका न्यूक्लियस खराब हो जाएगा, रंग ठीक से नहीं चढ़ेगा, पूरी जांच का नतीजा गलत आ सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ऐतिहासिक दस्तावेज को बचाने के लिए उसे खास माहौल में रखना। समझ गई, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हुआ। ठीक है, फिक्सेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होता है? सीधे रंग डाल देते हैं? नहीं, सीधे रंग नहीं। फिक्सेशन अल्कोहल में होता है और ज्यादातर रंग पानी में घुलनशील होते हैं। तो पहले स्लाइड को धीरे धीरे कम कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहल से गुजारते हुए पानी में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन, पानी में वापस लाना। ओके। हाँ, जब स्लाइड पानी में आ जाती है तब शुरू होती है असली रंगाई। तो पहला रंग कौन सा चढ़ता है? सबसे पहले बारी आती है कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक, न्यूक्लियस की। इसके लिए खास डाई इस्तेमाल होती है जिसका नाम है हैरिस हीमैटोक्सिलिन। हैरिस हीमैटोक्सिलिन? जी, ये डाई खास तौर पर न्यूक्लियस के अंदर की मटेरियल जैसे डीएनए और प्रोटीन, उनसे जुड़ती है और उसे गहरा नीला या बैंगनी रंग देती है। इससे न्यूक्लियस बाकी कोशिका से बिल्कुल अलग और साफ दिखने लगता है। इसमें स्लाइड को डाई में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है, करीब 1 से 3 मिनट। ठीक है, तो न्यूक्लियस नीला हो गया। अब बाकी कोशिका का क्या? साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियस को रंगने के बाद स्लाइड को पहले अच्छे से धोया जाता है ताकि फालतू डाई निकल जाए। फिर एक और अहम कदम है डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। डिफरेंशिएशन? हाँ, इसमें स्लाइड को बहुत थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, एक बहुत हल्के एसिड अल्कोहल में डुबोया जाता है। इसका काम है न्यूक्लियस पर लगे अतिरिक्त फालतू रंग को थोड़ा हटाना ताकि रंग सिर्फ सही जगहों पर रहे और न्यूक्लियस की अंदरूनी बनावट, जैसे उसका क्रोमैटिन पैटर्न, वो साफ दिखे।
ये एक तरह से शार्पनिंग जैसा है। अच्छा, मतलब सफाई ताकि डिटेल्स उभर कर आए। समझ गई। इसके बाद फिर से धुलाई होती है और फिर आता है ब्लूइंग का चरण। ब्लूइंग, नीला करना। हाँ, इसमें स्लाइड को एक हल्के क्षारीय यानी अल्कलाइन घोल में, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल या स्कॉट का टैप वाटर सब्स्टिट्यूट, उसमें डालते हैं। हेमाटोक्सिलिन एसिडिक माहौल में लाल जैसा दिखता है, लेकिन अल्कलाइन माहौल में वो चमकदार नीला हो जाता है। तो ब्लूइंग से न्यूक्लियस का रंग पक्का और तेज नीला हो जाता है। इसमें भी 1 से 3 मिनट लगते हैं। तो अब हमारे पास कोशिका है जिसका न्यूक्लियस चमकदार नीला है। अब साइटोप्लाज्म की बारी है। बिल्कुल। अब कोशिका के बाकी हिस्से यानी साइटोप्लाज्म को रंगना है, और यहाँ पैप स्टेनिंग की असली खूबसूरती दिखती है। इसके लिए एक नहीं बल्कि 2 तरह के रंगों का मिश्रण इस्तेमाल होता है, एक के बाद एक। 2 तरह के? हाँ, पहले आता है ऑरेंज G6। ये डाई खासतौर पर केराटिन नाम के प्रोटीन से चिपकती है। जो कोशिकाएं जैसे सुपरफिशियल स्क्वैमस कोशिकाएं केराटिनाइज्ड होती हैं, वो इस डाई से नारंगी या पीली नारंगी रंगी हो जाती हैं। इसमें स्लाइड को 2-3 मिनट रखते हैं। ओके, ऑरेंज G6। और दूसरा और मुख्य साइटोप्लाज्मिक स्टेन है EA50। ये नाम सुनने में अजीब लगे, पर यह असल में कई रंगों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से 2 डाई होती हैं, लाइट ग्रीन SF जो हरा नीला रंग देती है, और इयोसिन Y जो गुलाबी या लाल रंग देती है। साथ में कुछ और रसायन होते हैं जो रंग को सही से पकड़ने में मदद करते हैं। EA50, तो वह ये क्या करता है? ये कोशिका द्रव्य को कोशिका के प्रकार, उसकी परिपक्वता मैच्योरिटी और उसकी मेटाबॉलिक स्थिति के आधार पर गुलाबी, हरे या नीले रंग के अलग अलग शेड्स देता है। जैसे ज्यादा परिपक्व कोशिकाएं सुपरफिशियल गुलाबी दिख सकती हैं, जबकि कम परिपक्व इंटरमीडिएट पैराबैसल कोशिकाएं नीली या हरी दिख सकती हैं। एंडोसर्विकल कोशिकाएं भी अलग रंग की दिखेंगी। अच्छा, मतलब एक ही स्लाइड पर साइटोप्लाज्म के कई रंग दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। यही वो बहुरंगी यानी पॉलीक्रोमैटिक प्रभाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। यही रंगों का अंतर पैथोलॉजिस्ट को सामान्य और असामान्य कोशिकाओं या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में फर्क करने में मदद करता है। EA50 में स्लाइड को करीब 2 से 4 मिनट रखा जाता है। तो अब कोशिका पूरी तरह रंग चुकी है, नीला न्यूक्लियस और रंग बिरंगा साइटोप्लाज्म। अब क्या, सीधे माइक्रोस्कोप? लगभग। रंगाई पूरी होने के बाद स्लाइड को फिर से अल्कोहल की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन से गुजारकर सुखाया जाता है। पानी को पूरी तरह हटाना होता है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। ओके। फिर उसे ज़ाइलीन नाम के केमिकल में डाला जाता है। ज़ाइलीन अल्कोहल को भी हटा देता है और कोशिका को बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बना देता है। इससे माइक्रोस्कोप की लाइट आसानी से आर पार जा सकती है। इसे कहते हैं क्लियरिंग यानी साफ करना। हाँ, और आखिर में स्लाइड पर माउंटिंग मीडिया जैसे DPX या कनाडा बाल्सम, उसकी एक बूंद डालते हैं और उस पर एक पतली सी कांच की कवर स्लिप रख दी जाती है। ये कवर स्लिप नमूने को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देती है और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक समतल सतह देती है। अब स्लाइड जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये पूरी प्रक्रिया, फिक्सेशन, रीहाइड्रेशन, न्यूक्लियस स्टेनिंग, हेमाटोक्सिलिन, डिफरेंशिएशन, ब्लूइंग, साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग, ऑरेंज G, फिर EA50, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, माउंटिंग। बाप रे, ये तो काफी डिटेल्ड प्रक्रिया है। हाँ, सुनने में लंबी और जटिल लग सकती है, लेकिन लैब में ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है और अनुभवी टेक्नोलॉजिस्ट इसे बहुत कुशलता और तेजी से करते हैं। हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अंतिम परिणाम सटीक और भरोसेमंद हो। तो जब पैथोलॉजिस्ट आखिर में इस रंगीन स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखता है तो उसे असल में क्या दिखता है? ये रंग क्या कहानी बताते हैं? मतलब परिणाम क्या होता है? जैसा हमने पहले भी थोड़ी बात की, सामान्य तौर पर कोशिका का न्यूक्लियस साफ, तेज किनारों वाला नीला दिखाई देगा। उसके अंदरूनी बनावट, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, वो भी बारीक और समान दिखेगी। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कोशिका के प्रकार के हिसाब से अलग अलग रंग का दिखेगा। जैसे सुपरफिशियल कोशिकाएं ज्यादातर गुलाबी या नारंगी दिखेंगी, इंटरमीडिएट कोशिकाएं नीली हरी दिख सकती हैं, एंडोसर्विकल कोशिकाएं हल्के बैंगनी गुलाबी रंग की दिख सकती हैं। सब कुछ साफ और व्यवस्थित दिखेगा। और अगर कुछ गड़बड़ है तो, कैंसर या इन्फेक्शन के मामले में? तब ये पैटर्न बदल जाता है। कैंसर या गंभीर प्री कैंसर वाली कोशिकाओं में अक्सर न्यूक्लियस बहुत बड़ा, अनियमित आकार का और बहुत गहरे नीले रंग का हाइपरक्रोमैटिक हो जाता है। कभी कभी एक कोशिका में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी दिख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमैटिन मोटा और थक्केदार क्लम्प्ड दिख सकता है।
और साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का रंग भी बदल सकता है। कभी कभी वो कम हो जाता है या उसमें अजीब खाली जगह, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं, वो दिख सकती हैं। कोशिका का पूरा आकार और आकृति ही बिगड़ सकती है। इन्फेक्शन होने पर भी खास तरह के बदलाव दिखते हैं, जैसे हर्पीस वायरस इन्फेक्शन में न्यूक्लियस के अंदर खास तरह की इंक्लूजन बॉडीज बन जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन में फंगस के धागे दिख सकते हैं। अच्छा, तो पैथोलॉजिस्ट इन सभी सुरागों को, न्यूक्लियस का आकार, रंग, बनावट, साइटोप्लाज्म का रंग, कोशिका का आकार, आसपास की कोशिकाएं, इन सबको एक साथ देखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। मतलब ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये असल में कोशिकाओं की एक पूरी भाषा है जिन्हें पैथोलॉजिस्ट पढ़ना सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रंगों का विभेदन, ये डिफरेंशिएशन ही निदान की कुंजी है, की टू डायग्नोसिस। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में कहें, पैप स्टेनिंग एक महत्वपूर्ण बहुरंगी तकनीक है जो कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्सों को देखने लायक बनाती है। ये मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जानी जाती है, जो पैप स्मीयर के बाद की जाती है, लेकिन इसके अनुप्रयोग फेफड़ों, मूत्राशय और शरीर के अन्य हिस्सों की कोशिकाओं की जांच में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया में मुख्य चरण है फिक्सेशन, स्टेनिंग, जिसमें न्यूक्लियस के लिए हेमेटॉक्सिलिन और साइटोप्लाज्म के लिए ऑरेंज जी और EA50 शामिल है, और फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप के लिए तैयार करना, और रंग के पैटर्न से ही सामान्य और असामान्य का पता चलता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है, और इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये बीमारियों का, खासकर कैंसर का, बहुत शुरुआती दौर में पता लगाने में मदद करती है। और हम सब जानते हैं कि जब बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो सफल इलाज की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये जीवन बचाने वाली तकनीक है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, खासकर आज के तकनीकी युग में। तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इमेजिंग में नए नए विकास हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में AI या कोई और एडवांस्ड इमेजिंग तकनीक इन रंगीन स्लाइड्स को देखने और समझने में पैथोलॉजिस्ट की मदद कर सकती है, या शायद उनके काम करने के तरीके को बदल सकती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और दिलचस्प सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि AI में अपार संभावनाएं हैं। खासकर साइटोलॉजी के क्षेत्र में AI बड़ी संख्या में स्लाइड्स को बहुत तेजी से स्क्रीन करने में मदद कर सकता है। वो ऐसे सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ सकता है जिन्हें शायद इंसान की आंख नजरअंदाज कर दे। इस पर काफी रिसर्च और काम चल भी रहा है। डिजिटल पैथोलॉजी और AI मिलकर पैथोलॉजिस्ट के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से मानवीय विशेषज्ञता जो अनुभव से आती है उसकी जगह ले सकता है? शायद पूरी तरह से नहीं, कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि निदान सिर्फ पैटर्न पहचानने का खेल नहीं है। इसमें अनुभव, मरीज की हिस्ट्री का संदर्भ और सबसे बढ़कर मानवीय निर्णय और सूझबूझ शामिल होती हैं। कई बार स्थितियां सीधी नहीं होती, उनमें बारीकियां होती हैं जिन्हें समझने के लिए मानवीय विशेषज्ञता जरूरी है। लेकिन हाँ, AI निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को और बेहतर और कुशल और शायद ज्यादा सुलभ बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ शायद हमें इस पूरी यात्रा पर ही गौर करना चाहिए। एक कोशिका के शरीर से निकलने से लेकर स्लाइड पर सजने, रंगीन होने, माइक्रोस्कोप से गुजरने और अंत में एक रिपोर्ट बनने तक का जो सफर है, हर कदम कितना नाजुक और अंतिम निदान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया एक टीम वर्क है, जिसमें सैंपल लेने वाले से लेकर लैब टेक्नोलॉजिस्ट और आखिर में पैथोलॉजिस्ट सबकी भूमिका अहम है। वाकई ये सोचने वाली बात है। ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैप स्टेनिंग के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हुआ आज। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।